नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का आज एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास के 200 प्लस क्वेश्चंस पढ़ेंगे और ये सभी पिछले एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो सिलेक्ट करके ये 200 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आया हूँ। वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चंस को कलेक्ट कर आपका लाइन में। दोस्तों, आज बसंत पंचमी है, तो आप सभी को बसंत पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता सरस्वती आप सभी को जल्द से जल्द एग्जाम में सिलेक्शन दिलवाए और आप अच्छी से अच्छी एक जो भी पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें सेलेक्ट हो जाए, यही शुभकामनाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। अंग्रेजों को प्रशासनिक किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1822 में टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ था? तो 1824 में बैरकपुर से सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए माना जाता है? तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? तो 1830 में बालिका हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं? तो लॉर्ड चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिसके अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर के कार्यकाल में हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ था। भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। भारत में टेलीग्राफ लाइन किसने शुरू की थी? तो कलकत्ता और आगरा के बीच में लॉर्ड डलहौजी ने टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो मुंबई में भारत में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद में भारत में अंग्रेजों की लूट महत्वपूर्ण रूप से शुरू हुई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लार्क ने भारत में प्रथम रेलवे लाइन बिछवाई थी। भारत में किस ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किसे प्राप्त हुआ है? तो भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का सबसे अधिक लाभ जो है जमींदारों को प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का जो है वह शुभारंभ किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू हुई थी? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू हुई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? तो 1822 में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा शुरू हुई थी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार अंग्रेजी शासन में अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर मुख्य पतन का कारण था वस्त्र उद्योग का। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ पर लगाया गया? तो वायनाड जनपद में पहला कहवा बागान अंग्रेजों द्वारा लगाया गया था। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में अंग्रेजों के समय में पहली जनगणना हुई थी। थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो रैयतवाड़ी भू राजस्व बंदोबस्त से थॉमस मुनरो संबंधित हैं। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो 89% राज्य को देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक सबसे पहला बैंक था। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू किया गया था? तो पहली बार स्थायी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ? तो 1913 में भारत में इस्पात का सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ था? तो 1924 में पृथक रूप से रेल बजट रेल विभाग के लिए शुरू हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन जवाहरलाल नेहरू का है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? तो दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब
प्रारंभ मानी जाती है? तो 1850 में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ मानी जाती है। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी थी? तो रेलवे को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक उद्योगों की अग्रदूत या जननी की संज्ञा दी है। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो रिश्रा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, पहली पटसन मिल यहाँ पर स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग कहाँ पर स्थापित हुआ था? तो बिहार में सर्वप्रथम लोहा इस्पात उद्योग स्थापित हुआ था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल 1931 के अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली? तो 1833 में भूमि खरीदने और बसने की अनुमति अंग्रेजों को मिली। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, किसके काल में सिंचाई उद्योग या सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो सिंचाई आयोग लॉर्ड कर्जन के काल में गठित हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई थी। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा में 1866 के समय में भीषण अकाल पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा कब स्थापित हुआ? तो मदरसा 1772 में मुस्लिम शिक्षा के लिए स्थापित हुआ था कलकत्ता में। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ? तो 1780 में पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवादन किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई? तो कलकत्ता एवं आगरा के मध्य में यह तार सेवा सबसे पहले शुरू हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? तो जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने मिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी। भारत में डाक टिकट कब आरंभ हुए थे? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में डाक टिकट आरंभ हुए थे। अवध में स्वायत्त राज्य की संस्थापक कौन था? तो अवध में स्वायत्त राज्य के संस्थापक शादत खान बुरहान उन मुल्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति जो है यह वॉरेन हेस्टिंग से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी प्रदान की थी? तो राजा सिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार की दीवानी प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह जी थे। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया है? तो कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया है। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड डलहौजी सहायक संधि प्रणाली के जनक थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो ये सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो शाह आलम द्वितीय दिल्ली का शासक था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के एक शहर का नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किस समय में हुआ? तो डफरिन के समय में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत हुआ था। ठगों के दमन किसने किया? तो ठगों के दमन में कर्नल स्लीमेन जाने जाते हैं। किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में एकत्रित किया? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चूड़ामन या चूड़ामणि ने ग्रामीण जाटों को सैनिक शक्ति के रूप में एकत्रित किया था। किस जाट राजा को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो सूरजमल को यह संज्ञा प्रदान की गई है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया है? तो बंदा बहादुर ने यह किला बनवाया है। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या हुई थी? तो फर्रुखशियार के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या हुई थी। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? तो रणजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो लाहौर में इन्होंने अधिकार करने के बाद में महाराजा की उपाधि धारण की थी।
रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों राज्यों के क्षेत्रों के बीच की सीमा निर्धारण करती थी? तो सतलज नदी के दोनों क्षेत्रों के बीच में सीमा निर्धारण करती थी अमृतसर की संधि। भारत में किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेज राज्य में किया गया? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में किया गया। सिंध विजय का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध विजय का श्रेय प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप प्रदान किसने किया? तो लॉर्ड वेलेजली ने व्यापक स्वरूप प्रदान किया। भारत के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ पर थी? तो इनकी राजधानी लाहौर में थी। गोद प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया? तो लॉर्ड डलहौजी ने प्रतिबंध लगाया था। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1616 में डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ था। वॉन्डीवॉश के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने वॉन्डीवॉश के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाहिस्ता खान ने भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो डुप्ले को नवाब की पदवी प्रदान की थी। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले को कहाँ का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? तो इन्हें चंद्रनगर का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो गोडेहू डुप्ले के बाद में पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बना। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो सबसे पहले तंबाकू की खेती आरंभ की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो पालखेड़ा के युद्ध के बाद यह मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी? तो 1750 में संगोला की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पौंडीचेरी को छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू हुआ था? तो यह डलहौजी के द्वारा लागू हुआ था। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में लिए गए थे? तो झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर यह राज्य कब्जे में लिए गए थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का प्रथम वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो टीपू सुल्तान ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। सुगौली की संधि किस किस के बीच में हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में सुगौली की संधि हुई थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। ठगी प्रथा के उन्मूलन में कौन सा गवर्नर जनरल मुख्य भूमिका निभाई थी? तो विलियम बेंटिंग ने ठगी प्रथा के उन्मूलन में मुख्य भूमिका निभाई थी। वोडेयार किसके शासक थे? तो मैसूर रियासत के शासक थे। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया? तो 1757 में क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया। द्वैत शासन का अंत किसने किया? तो वॉरेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन का अंत किया। अंग्रेजों को सबसे अधिक विरोध किसने किया अंग्रेजों का? तो अंग्रेजों का सबसे अधिक विरोध मराठाओं ने किया है। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकुर्क वह पुर्तगाली था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। किस यूरोपीय देश ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया? तो पुर्तगाल ने सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया था। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर उतरा था? तो कालीकट नामक स्थान पर वास्को डी गामा भारत में उतरा था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह पुर्तगाल का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, किस अंग्रेज ने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी? तो टॉमस रो ने
टॉमस रो ने जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की थी। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किसके द्वारा किया गया? तो यह पुर्तगालियों के द्वारा उपनिवेशीकरण किया गया है। तो दोस्तों ये था आज के 200 प्लस क्वेश्चंस का वीडियो। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। रोज़ वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।